हेलो स्टूडेंट, दिस साइड से मैं गुलशा। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने नाम तो पढ़ ही लिया है, जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर जून दिसंबर 25 एग्जाम। अभी आपके मन में जो दो तीन क्वेश्चंस है उसका पहले मैं आंसर दे देता हूं एंड फिर मैं अमेंडमेंट्स पढ़ाता हूं। सबसे पहले जिन लोगों ने लेटेस्ट लेक्चर्स लिए फाइनेंस एक्ट 2024, उनके लेक्चर्स में मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर कर दिया है। एक आधा छोटा सा अमेंडमेंट रहेगा तो उनको ये एक बार लेक्चर देखना है एंड जो आपको लगता है कि सर ने क्लास में पढ़ा है उसको फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है। एक आध दूसरा आपको नया दिखेगा, बाकी अपन ने सभी अमेंडमेंट्स कवर किए हैं या फिर अपने नोट्स भी गो थ्रू कर लिए अमेंडमेंट्स के, तो सबको पता चलेगा हाँ ये पॉइंट अलग है, बस उतना वीडियो देख लेना है। लेकिन जिन लोगों ने दिसंबर 24 में एग्जाम दिया है, जिन्होंने फाइनेंस एक्ट 23 के हिसाब से एग्जाम दिया, उनके लिए सभी अमेंडमेंट देखना जरूरी है। तो पहले पॉइंट क्लियर है। तो किन बच्चों को नहीं देखना है? जिन्होंने फाइनेंस एक्ट 24 के लेक्चर्स लिए नए, उनको देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार अमेंडमेंट गो थ्रू कर लो क्योंकि इसके ऊपर स्पेशल 2-3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एंड एक आधा पॉइंट अगर एक्स्ट्रा रहेगा उतना वीडियो में से देख लेना, अदरवाइज आपको अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं है। बस नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेना टू गेट दैट 2-3 मार्क्स क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड थिंग, जिन लोगों ने दिसंबर में एग्जाम दिया था उनको हर एक अमेंडमेंट देखना है, ठीक है। तो ये हो गया किसको देखना है किसको नहीं देखना है। बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को क्या करना है? प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर होना जरूरी है। तो उतना काम फटाफट कर देना है। नेक्स्ट से इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स डीटी के हुए और ये जीएसटी का है, तो ये सभी मैंने एक प्लेलिस्ट ही बनाया, तो आपको सभी अमेंडमेंट देखना जरूरी है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो अब हम पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, अमेंडमेंट्स कौन से होते हैं? 6 मंथ बिफोर द एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम के 6 मंथ पहले, तो अपना अगर एग्जाम जून में है तो उसके 6 मंथ पहले जो जो अमेंडमेंट्स है वो अपने के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी जो इस साल अमेंडमेंट्स हुए जैन 25 से, वो अभी अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो दिसंबर में हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनका दिसंबर एग्जाम है उनको ये तो पढ़ना ही है, प्लस में और एक अमेंडमेंट दूंगा वो भी पढ़ना है, उनको दोनों पढ़ना है, इसलिए दोनों लिखा है जून दिसंबर 25 एग्जाम। सो दिसंबर वालों के लिए और एक अमेंडमेंट सेशन आएगा, अक्टूबर में आएगा क्योंकि 6 मंथ बिफोर द एग्जाम। तो एक बार वो अमेंडमेंट्स होंगे, फिर इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा, क्योंकि दोस्तों अमेंडमेंट बहुत सारे होते हैं बट हर एक अमेंडमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जब तक इंस्टीट्यूट नोटिफाई नहीं करता है मैं सेशन नहीं लेता हूँ। तो नोटिफाई करने के बाद फिर मैं नोट्स बना के सेशन लेता ताकि जो रिक्वायर्ड है वही अमेंडमेंट्स आपके पास पहुंचे। Is this clear? So with this understanding, shall we go ahead now? Okay, चलिए। So notes डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ओके। एंड लेक्चर को अगर पसंद है तो लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को फॉलो भी करना है। चलिए। सो पहला अमेंडमेंट हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। अभी आप बोलेंगे मतलब पहले जो चैप्टर्स है उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया है, मैं अभी धीरे धीरे कवर करूंगा, बट पहले आईटीसी से अपन शुरुआत करेंगे। कुछ आरसीएम क्या है, कुछ एग्जाम्पशन क्या, तो इसमें मैंने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया उसके हिसाब से अपन कर रहे हैं। सो डोंट वरी, जितने अमेंडमेंट सब पढ़ाने वाला हूं, ये छोड़ के बाकी कोई भी अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आईटीसी में एक अमेंडमेंट हुआ है, एटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर 2B। तो अभी पहले अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं। अपन ने क्लास में 3 फॉर्म पढ़े थे। कौन से फॉर्म सर? पहला पढ़ा था जीएसटीआर 1 जो था रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दूसरा था जीएसटीआर 2B रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई, एंड तीसरा अपन ने पढ़ा था जीएसटीआर 3B जहां पे अपन जीएसटी को क्या करते, पे कर देते हैं। तो जीएसटीआर 1 जो है यहां पे आपका आउटपुट लायबिलिटी फाइनल होता है। सपोज मैं बोलता हूं ये 100 रुपया है, इनवर्ड सप्लाई में आपका इनपुट 60 रुपीज है, तो यहां पे अपन पे कितना करेंगे, 100 माइनस 60, 40 रुपीज अपन क्या करेंगे, पे करेंगे। तो इस तरह से अपन ने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो जीएसटीआर 1 में क्या होगा, मेरा रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जहां पे मेरा पेबल दिखेगा 100 रुपया, 2B में मेरा इनवर्ड दिखेगा 60 रुपया, एंड फाइनल 40 रुपीज में कहां पे करूंगा, जीएसटीआर 3B। और इसकी ड्यू डेट्स क्या है, इसके ड्यू डेट है 11th और 13 ऑफ
ये नेक्स्ट मंथ इसका है 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसका है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में तो 22nd एंड 24th। ऐसे अपन इसके ड्यू डेट्स देखिए, ठीक है। तो ये तो अपन ने, ये मैंने बस बेसिक रिवीजन लेता कि आपको याद आ जाए कि सर जीएसटी 1 के अंदर भूल गए, ठीक है। सो ये रिटर्न का फाइल होगा अगले महीने में, तो जनवरी का जीएसटी 1 का फाइल होगा फरवरी के 11 या 13 तारीख को, क्यूआरएमपी स्कीम में तो 13 तारीख, अदरवाइज 11 तारीख। रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई ये ऑटो पॉपुलेट होता है, ये 15 तारीख को फाइनल करना है। एंड लास्ट 3B मेरे को कब करना है, 20 तारीख को, 22-24 को, ये ड्यू डेट्स आपको पता है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, इसमें नया लाया गया है जीएसटीआर 1A। ए का मतलब है अमेंडमेंट, एडिशन। ए का मतलब क्या है, पहले क्या होता था जीएसटीआर 1 में अगर कुछ आपको चेंजेस करना है तो उस मंथ में अलाउ नहीं था, डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ में अलाउ होता था। अपन ने क्लास में डिस्कस किया है कि मैं सप्लायर हूं, अगर मैंने रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में कुछ सप्लाई मेंशन नहीं किया तो सामने को इस महीने क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको क्रेडिट अगले महीने मिलेगा। लेकिन अब एक अमेंडमेंट हुआ है जहां पे जीएसटीआर 1A लाया गया है, जहां पे आप उसी महीने का रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। ये मतलब एडिशन, अमेंडमेंट्स कर सकते हो उस पे। तो जीएसटीआर 1 में कुछ चेंजेस करना है तो आप जीएसटीआर 1A में कर सकते हैं, और वो कब करना है, वो करना है बिफोर 3B, है ना, क्योंकि 3B का ड्यू डेट क्या है 20 तारीख, तो वो 11 के 20 में ही आपको करना है, ठीक है। तो जीएसटीआर 1A में सपोज मैंने कोई सप्लाई ऐड किया तो मेरा 3B में ऑटोमेटिक मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बढ़ गया है। तो वो बढ़ेगा तो 3B का भी लायबिलिटी कम हो गया तो कम भी होगा, जो भी है एडलेस, जो भी अमेंडमेंट बोला है एडलेस, तो जो भी चेंजेस मेरे को अगले महीने में दिख जाएंगे, मेरे को जो भी चेंजेस अगले महीने में मस्त पैकी दिख जाएंगे, ऐसा है। यहां तक तो क्लियर है। हाँ, अभी क्वेश्चन है कि 1A से जो मैं अपडेट करूंगा उसका सामने लोगों को क्रेडिट कब मिलेगा। ऑब्वियसली वो 2B के पहले होगा तो उसी महीने मिलेगा। 2B का डेट क्या है 15, तो 11 से 15 में अगर अपन ने 1A अपडेट किया तो सामने लोग को इमीडिएटली 15 को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 17 तारीख को किया, मैंने जीएसटीआर 1A 17 तारीख को किया, तो फिर ऑब्वियसली उसको क्रेडिट नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज आपको लर्न करना है। पहला, जीएसटीआर 1A का पर्पस क्या है, जीएसटीआर 1 में जो भी चेंजेस है अगर वो करना चाहते हैं तो 11-13 के बाद कर सकते हैं, बट 20 के पहले करना है, तभी वो इसी महीने में काउंट होगा ना, क्योंकि 20 तारीख को अपने को तो जीएसटी पे करना है। ये हो गया पहला पार्ट कि अपडेट कब करना है। सेकंड पार्ट से सामने लोगों को क्रेडिट कब मिलेगा। सपोज मेरा एक इनवॉइस ऐड करने का रह गया था तो सामने लोगों को क्रेडिट कब मिलेगा, अगर उसका 2B फाइल होने से पहले मैं करता हूं तो उसी मंथ में मिल जाएगा, मतलब फेब में मिलेगा, जानकर डिटेल से तो। लेकिन मैंने 15 के बाद किया, 18 तारीख को किया, तो 3B तो मेरा लायबिलिटीज में बढ़ जाएगा, लेकिन उसको क्रेडिट अगले महीने मिलेगा। तो यहाँ पे 1A में दोनों की चीजें बता दी कि सप्लायर को 20 तारीख के पहले करना है, एंड रिसिपेंट को क्रेडिट कब मिलेगा, उसका 2B फाइनल होने से पहले। 2B का फाइनल हो उसका 15 तारीख को, तो उसके पहले अगर अपन ने किया तो उसको उसी महीने में क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आपने अगर 15 तारीख की बात किया तो उसका क्रेडिट अगले महीने पोस्टपोन हो जाएगा, उसका क्रेडिट क्या होगा, अगले महीने में पोस्टपोन हो जाएगा। सो ये है अमेंडमेंट रिगार्डिंग जीएसटीआर 1A जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझा तो पढ़ना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट रिफर्ड टू इन क्लॉज A हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन स्टेटमेंट ऑफ जीएसटीआर 1 एज अमेंडेड इन 1A। तो ये रहा दोस्तों अमेंडमेंट, मैं जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं अमेंडमेंट है। और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये तो आपको पता है क्या है, वो क्यूआरएमपी स्कीम। Such details of ITC has been communicated to recipient in form GSTR 2B। तो ये आप जो चेंजेस करेंगे उसको कम्युनिकेट अगर होता है तो उसको ITC मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा। The above restriction of availment of ITC is imposed only in respect of those invoice debit note which are recorded furnished by supplier in GSTR 1 using IFF which have not been furnished। हाँ, मतलब जो आपने 1 में फर्निश नहीं किया 1A में कर सकते हैं। Therefore, taxpayer may avail ITC in respect of IGST paid on import document RCM। ये छोड़ दो, ये कुछ काम करनी है गलती से, ये कट कर दो, ये आपके काम। यहां तक समझा आपको। तो ये सामने लोगों को क्रेडिट कब मिलेगा, डिपेंड, आपने जीएसटी 1 15 के पहले कर दिया तो इमीडिएटली मिलेगा, तो वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। मेरा लायबिलिटी तो 3B में बढ़ जाएगा,
और उसको क्रेडिट मिलने के लिए आपने टाइमली करना जरूरी है, मतलब 2 वीक के पहले ही 1 हो या 1 है, सिंपल 2 वीक के पहले होना जरूरी है, नहीं तो उसका क्रेडिट एनीवे पोस्टपोन हो ही जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये था रिगार्डिंग जीएसटी 1A, एक नया अमेंडमेंट है वो। अभी 16(4) में अमेंडमेंट हुआ है, टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट। अच्छा, पहले अपन देखते हैं कि सेक्शन 16(4) क्या है। 16(4) क्या है? आईटीसी लेने का लास्ट डेट क्या है, सबको पता है क्या लास्ट डेट है, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो बताओ लास्ट डेट क्या है क्रेडिट लेने का। इसके बाद जो आएगा 31 दिसंबर 25, या ऐसे लिखते हैं अपन 30 नवंबर 25, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जिसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर। बट आप उसके पहले भी फाइल कर सकते हैं, इसमें से विच एवर इज अर्लियर। ये अपन ने आज तक पढ़ा है, तो पहले अपन ने रिवीजन लिया, हर एक प्रोविजन पहले बताऊंगा फिर अमेंड बताऊंगा, तो आपको याद आ जाएगा। तो 16(4) में टाइम लिमिट क्या है, अगले साल का 30 नवंबर, और एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है 31 दिसंबर। वो तो ड्यू डेट है, आपने अगर 15 अक्टूबर किया तो 15 अक्टूबर हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम कहां पे आ गया, आरसीएम के केस में प्रॉब्लम आ गया। आरसीएम में अगर सप्लायर अनरजिस्टर है तो इनवॉइस कौन कब बनाएगा, कौन बनाएगा, रिसिपेंट बनाएगा। कौन बनाएगा, रिसिपेंट। तो देखो क्या है अमेंडमेंट, में आपको बताता हूं। अभी बात करते हैं अमेंडमेंट की। सपोज ये सप्लायर है और ये रिसिपेंट है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। सप्लाई अंडर आरसीएम कवर्ड है, सप्लाई अंडर कहां पे कवर्ड है, आरसीएम में कवर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी इसमें इनवॉइस कौन बनाएगा, ये बनाएगा इनवॉइस, क्योंकि रिसिपेंट रजिस्टर तो वो बनाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, है ना। मैं एग्जैक्ट डेट देता हूं आपको, चलो 16 मार्च 2025 को सप्लाई हुआ है, लेकिन इसने इनवॉइस बनाया है 10 अप्रैल 25 को। अभी 16(4) जो है, 16(4) क्या बोलता है कि व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 24-25। तो अमेंडमेंट क्या बोलता है, अगर यहां से अगर 24-25 अपन करेंगे ना, तो यहां से कौन सा डेट होगा फिर, 31 दिसंबर 25, मतलब ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट ऑफ ईयर मतलब एनुअल रिटर्न, और 30 नवंबर 25, विच एवर इज अर्लियर। अभी सपोज ये इनवॉइस का डेट इसके बाद में आता है, तो क्योंकि क्रेडिट तो बिल तो रिसिपेंट ने बनाया है, रिसिपेंट इसके अंदर इनवॉइस बनाता है। अभी यहाँ पे बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्रेडिट मिल ही जाएगा, क्योंकि उसने इनवॉइस कब बनाया, 31 नवंबर 25 के पहले बना दिया है, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन सपोज उसने इनवॉइस 12 दिसंबर 25 को बनाया, तो फिर ये तो इसके, या मैं बोलता हूं 1/1/26 को बनाया, चलो, तो उसका तो फिर आईटीसी गए, ऑफिसर बोलेगा सर हम आपको आईटीसी नहीं दे सकते, क्योंकि 16(4) क्या बोलता है, आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर, या एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। अभी तुमने इनवॉइस बाद में बनाया, तो ये तो रिसिपेंट के साथ गलत हो जाएगा। रिसिपेंट बोलेगा सर मैंने जीएसटी भर दिया है, मैंने इंटरेस्ट पेनल्टी भी भरा है। आपके मन में क्वेश्चन आया रहेगा, क्योंकि उसका टॉस पहले अराइज हुआ है और उसने बिल बाद में बनाया, तो उसको इंटरेस्ट पेनल्टी भरना पड़ेगा। उसने कहा सर मैं जीएसटी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, पेनल्टी भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को क्रेडिट तो दो एटलीस्ट। इंटरेस्ट पेनल्टी का मैं कुछ वेवर नहीं मांग रहा हूँ, वो मेरी गलती है, पर एटलीस्ट मेरे को जो जीएसटी पे किया उसका तो मेरे को क्रेडिट दो। इसलिए फिर 16(4) को अमेंड करके बोला गया कि वो यहां से ड्यू डेट स्टार्ट होगा।
तो 16/4 जो होगा वो 25-26 के हिसाब से होगा, जिस साल उसने इन्वेस्ट बनाया वहां से होगा। तो ये अमेंडमेंट हुआ है। तो अभी 16/4 जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो इसका नेक्स्ट डेट कौन सा होगा? 30 नवंबर 26। तो 30 नवंबर 26 तक वो क्रेडिट ले सकता है। तो भी वो यहां पे उसको मिल जाएगा आईटीसी। पहले इसमें आईटीसी उसका फेल हो जाएगा, सेकंड केस में आईटीसी मिलेगा। तो ये अमेंडमेंट है, समझा? तो ये अमेंडमेंट में जो पढ़ने वाला हो, ये क्लैरिफिकेशन आरसीएम के लिए है, क्योंकि आरसीएम में बिल कौन बनाता है? रिसिपेंट। तो सप्लाई कब हुआ है? वापस बता रहा हूं, सप्लाई हुआ है सर 16 मार्च 25 को, सप्लाई 24-25 में हुआ है ना? तो उसका लास्ट डेट सबको पता है 30 नवंबर 25 है। एज्यूम करो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया अपन ने, लेकिन उसने बिल ही बनाया 11/26 को। तो उसके पहले बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं, 11/26 को बनाया तो क्या करेगा? तो उसने कहा सर ये तो गलत है ना, और उसने इंटरेस्ट भी दिया क्योंकि टॉस उसका पहले अरेंज हुआ था। टॉस के हिसाब से तो बिल तो पहले भरना चाहिए था। तो वो इंटरेस्ट देने को रेडी है, पेनल्टी भरने को रेडी है, लेकिन उसने कहा सर मेरे को आईटीसी तो दे दो। तो गवर्नर ठीक है चल, तो इतना रो रहा है ना, ले आईटीसी। तो 16/4 आरसीएम के केस में जिस साल बिल बनेगा वहां से अप्लाई होगा, वो फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। ऐसा अमेंडमेंट हुआ है। ये है अमेंडमेंट एज फार एज 16/4 इज कंसर्न। फिर मैं पढ़ूंगा तो आपके लिए भी इजी होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है। बोलिए, सबको समझा? लॉजिक समझ में आ गया? तो ये स्पेशली आरसीएम के लिए है कि बिल मैंने बनाया और जीएसटी मैंने भर दिया है, बस वो अगले साल मैंने बनाया है। तो तुम्हारा 16/4 तुम जिस साल इन्वेस्ट बनाओगे वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि सप्लायर ने इन्वेस्ट बनाया था तो वहां से स्टार्ट होता, बट बिल तुमने बनाया तो वहां से वो स्टार्ट होगा। ऐसा है। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, अभी पढ़ते मतलब पहले वो ITC on invoice debit note pertaining to financial year can be availed anytime till 30th November of succeeding financial year or actual date whichever is early। हमको पता है। एक्सेप्शन, द टाइम लिमिट शैल नॉट अप्लाई। हाँ, अभी 16/4 कहां पे अप्लाई नहीं, तो आपको पता है रिवर्सल के लिए अप्लाई नहीं होगा। रिवर्सल मतलब कौन सा? 180 डेज वाला। ये अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट बाद में आएगा। ये तो अपन ने पढ़ा है कि 180 डेज के केस में वो 16/4 अप्लाई नहीं होता है। तो अमेंडमेंट यहां से हुआ है। ये रहा अमेंडमेंट जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जो अमेंडमेंट है ऊपर का, बस मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया में क्या बोलना। देखो क्या लिखा है, क्लेरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16/4 of CGST Act in respect of RCM supply received from unregistered person. So it is clarified that in case of supply received from unregistered supplier, where tax has to be paid by the recipient under RCM, invoice to be issued by the recipient, जो मैंने बता दिया है ना। तो the relevant financial year for calculation of time limit for availment of ITC under 16/4 will be the financial year in which invoice has been issued by the recipient। ये रहा मस्तपैकी अमेंडमेंट। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स फुल, ये ठीक है। हाँ, उसको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, बट ठीक है, उसको पेनल्टी भी लगेगी, बट उसको आईटीसी मिलेगा। तो ये अमेंडमेंट है जो मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में बता दिया है। तो उसके लिए अगर सी उस डेट के पहले बनाया था तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? 30 नवंबर के बाद बनाएगा तो 1/1/26, तो उसके बाद ही होगा। सो 30 नवंबर 2026 से ये होगा, मतलब ये 1/1/26 को बनाएंगे तो अगला 30 नवंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो वापस बताओ अमेंडमेंट क्या हुआ है। 16/4 का जो टाइम लिमिट है, अगर सप्लाई आरसीएम में एंड एज ए रिसिपेंट आप बिल बनाओगे तो जिस साल आप बिल बनाओगे उस फाइनेंशियल ईयर के बाद का जो 30 नवंबर है वो होगा। सप्लायर का 30 नवंबर नहीं होगा, आपने जिस साल बिल बनाया वहां का होगा। क्लियर है? चलिए, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगर समझ में आया तो कमेंट में यस बोल देना, एंड कुछ डाउट है तो वो भी भेज देना। अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एक्सेप्शन डाला है, नया सेक्शन लाया गया 16(5). ये नया सेक्शन लाया गया जो 16(4) को एक्सेप्शन क्रिएट करता है। 16(4) क्या बोलता है? टाइम लिमिट। क्या टाइम लिमिट है सर? देखो जरा, 24-25 के लिए टाइम लिमिट क्या है मैंने आपको बता दिया।
24-25 का टाइम बता दिया। अभी मेरे को बताओ अमेंडमेंट पढ़ने से पहले ये जो डेडलाइन है ये खाली 24-25 के लिए बराबर है, ये 23-24 के लिए है क्या? नहीं। 20-21 नहीं, उसके लिए नहीं है। तो ये अमेंडमेंट हुआ है कि उन्होंने पूरे साल के लिए ये डेट कर दिया है, मतलब दया कर दी, मतलब कोई अगर आपको आईटी से अभी लेना बाकी तो ले लो, रो मत। तो ये डेट 24-25 के लिए था, अभी वो सभी के लिए हो गया। देखो क्या बोला उन्होंने, notwithstanding anything contained subsection 4 in respect of invoice debit note for any supply of goods pertaining to financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, the registered person shall be entitled to take credit up to 30th November 21। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए नवंबर 20 बोला, अभी नहीं मिलेगा, ये उसके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन है कि 17-18 ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी जानकारी के लिए, डोंट वरी। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 अपन ने जो पढ़ा था उसके लिए 17-18 के बाद एक ही साल मिलेगा अगले 30 नवंबर तक, बट अभी ऐसा नहीं होगा। तो पहले 4 साल तक जिन लोगों की गलती हुई है उनके लिए 31 नवंबर 2021 का डेट था, तो उस समय तक जिन्होंने क्रेडिट लिया उनको मिल जाएगा पूरा। तो ये कुछ अभी अपने ऐसे काम का नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट अगेन 16(4) का एक्सेप्शन लाया गया। एक्सेप्शन क्या, देखो, वे रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसल अंडर सेक्शन 29। अपन ने पढ़ा है 29 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, 29(1) अपन ने खुद अप्लाई किया है, 29(2) ऑफिसर ने अपना नंबर कैंसिल किया है, एंड सब्सिक्वेंटली कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोक बाय द ऑर्डर। मतलब पहले आपका नंबर कैंसिल हुआ है ना, तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं क्या एग्जैक्टली प्रोविजन है। लेट्स से कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन हुआ है 21 जून 2024 को, एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हुआ है लेट्स से 12 अगस्त 2024 को। तो अभी जो बात हो रही है ना, इस पीरियड की बात हो रही है। पहले ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आईटीसी की जानकारी अपन पढ़ने जा रहे हैं कि मेरा नंबर कैंसिल कब हुआ सर, 21 जून 24 को मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, और लगभग अराउंड 2 मंथ्स टेंटेटिव, जून जुलाई अगस्त, अराउंड 2 महीने मेरे को वापस नंबर मिल गया। अभी उस समय तक मेरे पास मेरा नंबर तो कैंसिल था, तो उस समय मैंने आईटीसी लिया क्या? नहीं। अभी मेरा नंबर रिवोक किया गया ना, तो देखो इसके बारे में, आईटीसी के बारे में क्या डिस्कशन है, देखो। And where the availment of ITC in respect of invoice debit note was not restricted under section 16(4) on the date of order of cancellation of registration, then said person shall be entitled to take ITC in respect of such invoice debit note in written file for the period from the date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation if such one within 30 days। तो इस समय का ITC जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, बट क्या करना है, इसके बाद 30 डेज में आपको क्या फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है। क्या करना है, 30 डेज में आपको रिटर्न फाइल करना है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, हो दिया है। तो ये पूरा मतलब 21 जून 24 से 12 अगस्त 24, ये जो भी लगभग 2 महीने का है। तो देखो क्या बोला, कितने दिन में रिटर्न फाइल करना है आपको, 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। तो आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर कब मिला, 12 अगस्त। तो आने वाले 30 डेज में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते जो भी आपका पेंडिंग है, तो आपको ये आईटीसी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका उन्होंने डेडलाइन फिक्स कर दिया, इधर हमको आईटीसी देंगे, बट कंडीशन क्या है, 30 डेज में होना चाहिए। 30 डेज के बाद क्या, तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये थे दोस्तों 16(4) से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये कट कर दो। अभी कुछ आपको ध्यान में रखना है, कुछ क्लेरिफिकेशन है, और ये क्लेरिफिकेशन आया है रिगार्डिंग डेमो व्हीकल्स। जैसे एक बार पढ़ के रखना है, आप जब कार वगैरह लेते हैं ना, आप कार कैसे परचेज करते हैं बताओ, आप शोरूम जाते हैं एंड फिर वहां पे आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी का, है ना, एंड फिर टेस्ट ड्राइव में आपको गाड़ी पसंद है तो फिर आप लेते हैं। तो आपको जो जो कंपनीज की गाड़ी परचेज करना है, मतलब जो जो ऑप्शन है, यू विल चेक ऑल द ऑप्शंस, ये गाड़ी कैसी है, मर्सिडीज कैसी है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जो भी आपको लेना है, विल चेक ऑल द वेरिएंट, एंड पसंद है तो लेंगे, ना तो नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि डेमो व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट बिफोर दैट अपन एक रिवीजन करेंगे। अपन ने पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट,
सेक्शन 17(5) उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, मोटर व्हीकल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13 है, आईटीसी मिलेगा। लेस देन 13 है, आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 3 लोग थे, कौन थे, इनको मिलेगा। फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, बराबर है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एंड तीसरा, ड्राइविंग स्कूल। ये डायग्राम अपन ने क्लास में बनाया था कि मोटर व्हीकल अगर कैपेसिटी मोर देन 13 है तो क्रेडिट मिलेगा, लेस देन 13 तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 3 है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल है तो मिलेगा सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तो मिलेगा, ड्राइविंग स्कूल है तो मिलेगा। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो डेमो व्हीकल यूज कर रहे हैं, है ना, उसका क्रेडिट डीलर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेमो व्हीकल नहीं बेच रहे, बट डेमो व्हीकल दिखा के दूसरे व्हीकल बेच रहे। तो पता है आपको क्या लगता है, डेमो व्हीकल का आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट में बताओ। सोचो आप डीलर हो कार के, एंड आपके पास 4-5 डेमो कार है जो आप यूज कर रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। हाँ, बाद में डेमो कार को बेचेंगे तो फिर वो बात ही खत्म, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है, फर्दरेंस कार सप्लाई, डीलर का बिजनेस कार बेचना उसका बिजनेस है। तो ये जो आंसर एनालिसिस हुआ है कि यस आपको डेमो कार का आईटीसी मिलेगा, क्योंकि वो मैं बोले वो कार नहीं बेचा, बट उसकी वजह से मेरा कार सेल हो रहा है ना। बोलो बिना डब्बे के आप कार लोगे क्या, नहीं। तो डेमो कार को फर्दरेंस माना गया है, क्योंकि डेमो कार सेम कार है जो मैं बेच रहा हूँ। जो गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव पसंद है तो ही आप गाड़ी लोगे, तो वैसा है, इसलिए आपको उसका क्रेडिट जरूर मिलेगा। ये मैंने आपको सिंपल बता दिया है, डेमो कार का आपको क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, बाद में जब आप डेमो कार बेचोगे तो उस पर भी जीएसटी आएगा, ये वो तो फर्दरेंस ही है ना। तो डेमो कार आपको पता है ना, कंपनी डेमो कार बाद में बेच देती है डिस्काउंट में। आपने काफी बार टीवी पे वगैरह किधर या इंस्टाग्राम पे रील देखा रहेगा कि नॉन रजिस्टर कार सस्ते दाम में मिल रहे हैं, तो ये यही का होता है। डेमो कार 2-3 साल कम यूज करते हैं तो उसको सस्ते दाम में बेच देते हैं, है ना। तो आपका फायदा है कि आपको सस्ते दाम में गाड़ी मिल जाती है, और नया रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे, यू विल बी द फर्स्ट ओनर। ओनली उस थोड़ा बहुत चला रहता है क्योंकि सब लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली रहती है, तो वो बेचेंगे तो जीएसटी आएगा ही, बट डेमो कार यूज करेंगे तो भी उसका आईटीसी मिलेगा। ये 2 क्लैरिफिकेशन मैं पढ़ाने वाला हूं, और एक है बट मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी क्या है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो डेमो व्हीकल आर परचेज बाय द ऑथराइज्ड डीलर फ्रॉम द व्हीकल मैन्युफैक्चरर against the tax invoice are typically reflected as a capital asset in the books of the accounts of authorized dealer. Okay, तो डेमो व्हीकल परचेज बाय authorized dealer बोला है, फ्रॉम व्हीकल मैन्युफैक्चर बोला है, अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस रिफ्लेक्टेड एज अ कैपिटल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डीलर्स। मतलब 3 कंडीशन डालेगी कि पहले तुम authorized डीलर हो क्या, यस। तुमने व्हीकल मैन्युफैक्चर से खरीदा है क्या, यस, उससे ही खरीदा है। वो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर। As per the dealership norm, this vehicle may be required to be held by the dealer as a demo vehicle for certain mandatory period and may thereafter be sold by dealer at a WDV and applicable tax is payable at the point of time. है ना, तो जब बाद में बेचेंगे तो उसमें जीएसटी आएगा। ये तो क्लेरिफिकेशन। अभी मेन अमेंडमेंट देखो क्या है। Availability to ITC on demo vehicle which are not motorable for transportation of passenger having sitting capacity not more than 13 seater in terms of clause A। देखो क्या लिखा है, कोई दिया है नॉट मोर देन 13, क्यों, अरे मोर देन 13 तो आईटीसी मिलता ही है, लेस देन 13 देखो क्या लिखा है। तो ये सेक्शन है 17(5)(a) जो मैंने वहां पे लिखा था। एज डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड ट्रायल रन एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द फीचर्स ऑफ द व्हीकल टू पोटेंशियल बायर, इट हेल्प्स पोटेंशियल बायर टू मेक डिसीजन टू परचेज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोटर व्हीकल। देयरफॉर एज द डेमो व्हीकल promote sale of similar type of motor vehicle, they can be considered to be used by dealer for making further supply of such motor vehicle. Accordingly, the ITC of demo vehicle is not block। क्या बोला, ब्लॉक नहीं होगा। तो अगर एग्जाम में डेमो व्हीकल का क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आईटीसी लेना है, आपको उसका क्या लेना है, आईटीसी लेना है, कंफर्म लेना है, ठीक है।
क्योंकि उसको फर्दर सप्लाई माना गया, क्योंकि सच व्हीकल मतलब वही व्हीकल बेच रहे हैं, वही मतलब उसके इसी व्हीकल के यूज हो रहा है ना, तो फर्दरेंस तो है। ठीक है। Now there may be some cases where above motor vehicle are usually used by authorized dealer for purpose other than making further supply of such vehicle। हाँ, मतलब क्या है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कब डेमो व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी क्या हो गया, डेमो के लिए गाड़ी 3 साल यूज किया, गाड़ी पूरा खराब हो गया, कोई लेने को रेडी नहीं है, तो डीलर ने दिमाग लगाया, उसने क्या काम करते हैं, उस गाड़ी में से हम एम्प्लॉय को ले जाने के यूज करते हैं। क्या बोला डीलर ने, वो गाड़ी कोई खरीद नहीं रहा है, सेकेंड हैंड भी नहीं सेल होगी, गाड़ी बहुत खराब हो गया है, तो उसने कहा क्या करेंगे, गाड़ी तो पड़ा है, उसको यूज तो करते हैं। तो बोला मेरे जो एम्प्लॉय है ना कार डीलरशिप के, उनको पिकअप ड्रॉप के लिए हम ये कार यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हुआ कि उसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है, वो ऑफिस के यूज के लिए यूज हो रहा है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। से फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉय इन सच केस आईटीसी इज ब्लॉक्ड। तो उस व्हीकल को तुम एज ए डेमो व्हीकल यूज करो, उसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, बाद में तुम उसको बेच दो तो उस पर जीएसटी आएगा और आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसको एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हो तो फिर उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको एज उसको डेमो व्हीकल यूज करेंगे तो ही आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको एम्प्लॉय के लिए यूज किया ले जाने के लिए तो वापिस आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये होगा दूसरा केस। तो पहला केस क्या था, पॉइंट नंबर 1, डीलर ने मोटर व्हीकल को यूज किया है, एज अ डेमो व्हीकल आईटीसी मिलेगा। सेकंड केस क्या है, डीलर ने डेमो व्हीकल को एम्प्लॉय को ले जाने के लिए यूज किया, आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, देयर बी केसेस वेयर ऑथराइज्ड डीलर में एक्ट एज अ एजेंट और सर्विस प्रोवाइडेड टू व्हीकल मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विस, इंक्लूडिंग द प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ व्हीकल टेस्ट ड्राइव टू पोटेंशियल कस्टमर of the vehicle on behalf of manufacturer and is not directly involved in purchase and sale of vehicle। मतलब क्या, अभी मैं एजेंट हूं, देखो ऊपर उसलिए मैंने मार्क किया था, ऊपर क्या बोला है, ऊपर 3 वर्ड मैंने मार्क किए थे, ऑथराइज्ड डीलर, है ना। अभी यहाँ पे क्या है, मैं डीलर नहीं हूं, मैं एक एजेंट हूं, मैं कंपनी को सर्विस देता हूं, मेरा कोई शोरूम नहीं है, मैं लोगों को टेस्ट ड्राइव दूंगा और कंपनी उसको गाड़ी बेचेगी, मेरे को मेरा कमीशन मिल जाएगा। तो मैंने डेमो व्हीकल लिया है, डेमो तो देना पड़ेगा लोगों को कार खरीदने के लिए, बोले मैं एजेंट हूं या कुछ भी हो, कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है, दे वांट टेस्ट ड्राइव। तो मेरे पास व्हीकल है, मैंने व्हीकल परचेज किया टेस्ट ड्राइव के लिए, है ना, जिसका टेस्ट ड्राइव मैं लोगों को दे रहा हूँ, एंड फिर लोग डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं, मेरे से परचेस नहीं कर रहे, मैं एजेंट हूं। जैसे वो कस्टमर कंपनी से गाड़ी खरीदेगा, मेरे को मेरा कमीशन मिल जाता है, मेरे को मेरा क्या मिलेगा, कमीशन। तो क्वेश्चन आ रहा हुआ कि एज ए एजेंट जो मैंने डेमो कार ली है टेस्ट ड्राइव के लिए, उसका मेरे को क्रेडिट मिलेगा, तो आंसर इज नो, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे तरफ से बिलिंग नहीं हुआ है, गाड़ी कंपनी ने बेचा है। मेरा फर्दरेंस है नहीं गाड़ी बेचना, मेरा फर्दरेंस है मार्केटिंग करना, मैं कंपनी के कार का मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं बस कंपनी को ग्राहक लाके दे रहा हूं, कस्टमर लाके दे रहा हूं, आई गेट माई कमीशन। कमीशन पे जीएसटी आएगा वो अलग बात है, मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मेरा जो कार मैंने परचेस किया है लोगों को डेमो दिखाने के लिए, उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन सच के सेल इनवॉइस फॉर द व्हीकल डायरेक्टली इशूड बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, ऑब्वियसली मेरा उसमें रोल ही नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर को बिल देगा। फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ व्हीकल टेस्ट ड्राइव टू पोटेंशियल कस्टमर ऑफ द व्हीकल, द डीलर परचेज डेमो व्हीकल फ्रॉम द व्हीकल मैन्युफैक्चरर। डेमो देने के लिए मैंने एज ए एजेंट मैंने गाड़ी परचेस किया। द डीलर में सेल द डेमो व्हीकल टू कस्टमर आफ्टर स्पेसिफिक टाइम एज पर द एग्रीमेंट विद द व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑन एप्लीकेबल ऑफ जीएसटी। हाँ, मैं डेमो कार को बाद में बेचता हूं तो उस पर जीएसटी आएगा, तो उसकी बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, मैंने जो एज ए एजेंट जो कार परचेस की उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सच केस ऑथराइज्ड डीलर मेरेली प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विसेज and is not making the further supply, therefore the said demo vehicle cannot be set to use for the further supply and उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो डेमो व्हीकल के मैंने आपको 3 केसेस बताए, एक बार वापस बताया था। पहला केस क्या बताया मैंने, बताओ, कार डीलर ने अगर डेमो व्हीकल लिया है लोगों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए एंड वो सच कार बेच रहा है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, पहला पॉइंट सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, उसी कार डीलर ने उस व्हीकल को एम्प्लॉय को ले जाने के लिए यूज किया है, ब्लॉक क्रेडिट। तीसरा, मैं मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं, कंपनी की गाड़ियों को प्रमोट करता हूं, मेरा कोई डीलरशिप वर्कशॉप नहीं है, कोई मेरा ऑफिस नहीं है, बस मैं उनसे गाड़ी लिया है लोगों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए
और मैं डायरेक्ट बिलिंग कंपनी के नाम से होता है, मेरे को बाद में मेरा कमीशन का चेक मिलता है। तो ये ट्रांजेक्शन डायरेक्ट डीलर और कस्टमर के बीच में है, उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। तो उस केस में मैंने जो डेमो कार परचेस किया उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, खत्म। ठीक है, हाँ, एंड बाद में मैं डेमो कार बेचता हूँ तो फिर उस पर जीएसटी आएगा। गवर्नमेंट ने मस्त प्रोविजन बनाया। एंड ये क्या बोलता है, ये बोलता है 16.3। अभी 16.3 क्या बताओ, पहले याद करो, व्हाट इज 16.3? क्या 16.3? इज दिस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन? कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा याद आ रहा है। तो 16.3 पहले रिवाइज करते हैं। 16.3 क्या बोलता है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते समय एसेट के कॉस्ट में जीएसटी भी अगर ऐड किया, दोनों ऐड किया है, एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, मतलब आपका डेप्रिसिएशन जीएसटी अमाउंट पे भी है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड अगर आपने बैलेंस शीट में खाली एसेट का वैल्यू दिखाया है, जीएसटी का अमाउंट नहीं दिखा, तो आपको उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो सेम रूल डेमो व्हीकल के लिए भी एप्लीकेबल होगा, सेम रूल डेमो व्हीकल के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना? बस वही दिया है। सो यह है डेमो व्हीकल, यह है उसका आईटीसी, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन आईटीसी, नो आईटीसी, एंड डेप्रिसिएशन नॉट क्लेम ऑन आईटीसी, आईटीसी मिलेगा। तो जो अपन ने 16.3 पढ़ा था वो डेमो व्हीकल के लिए भी अप्लाई होगा, सबको पता है क्या है। ओके, तो ये थे आईटीसी के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, अभी बन जाते हैं आरसीएम में। आरसीएम में एक छोटा सा सर्विस ऐड हुआ है 5AB, बस एक ही अमेंडमेंट है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे नो जीएसटी है, बट कब? फॉर रेसिडेंशियल पर्पस अगर है तो, है ना? तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे जीएसटी नहीं आएगा अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस पे है। ठीक है, तो अदर देन रेसिडेंशियल मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी। प्रोवाइडर कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो आरसीएम में जीएसटी आएगा। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडर कौन है? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड रिसिपिएंट है एनी रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जीएसटी आने के लिए कंडीशन क्या पहले बताओ। आरसीएम में प्रोवाइडर अगर अनरजिस्टर्ड है एंड रिसिपिएंट रजिस्टर है तो आरसीएम होगा। एंड सपोज प्रोवाइडर रजिस्टर है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर प्रोवाइडर रजिस्टर है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, एंड प्रोवाइडर अनरजिस्टर है तो आरसीएम आएगा। बट आरसीएम आने के लिए दो कंडीशंस, प्रोवाइडर अनरजिस्टर, रिसिपिएंट रजिस्टर। आई रिपीट, प्रोवाइडर अनरजिस्टर, रिसिपिएंट रजिस्टर, तो आईटीसी आएगा, नहीं तो नहीं, तो आरसीएम आएगा। ठीक है, तो दोनों अनरजिस्टर है तो जीएसटी नहीं आएगा फिर, है ना? दोनों अनरजिस्टर तो नो जीएसटी, पहला केस। सप्लायर रजिस्टर है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। तीसरा केस, सप्लायर अनरजिस्टर है, रेसिपिएंट रजिस्टर है तो रिवर्स चार्ज। तो मैंने आपको तीन केसेस बता दिए। पहला, दोनों अनरजिस्टर तो फिर जीएसटी आने का संबंध ही नहीं, क्योंकि जीएसटी आने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने पड़ते हैं ना, है ना? तो दोनों अगर अनरजिस्टर है, दोनों अनरजिस्टर बोल रहा हूं मैं, ये भी अनरजिस्टर, ये भी अनरजिस्टर, तो फिर बातें खत्म हो गई, है ना? 20 लाख के अंदर है तो नो जीएसटी। सेकेंड, प्रोवाइडर अनरजिस्टर, रिसिपिएंट रजिस्टर, ये वाला केस आरसीएम आपका होगा। तीसरा, प्रोवाइडर रजिस्टर है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर है, प्रोवाइडर रजिस्टर है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज आएगा। क्या आएगा? फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो उस पर जीएसटी आएगा। बस आपको देखना है कि आरसीएम के कंडीशंस कब है। अगर आरसीएम तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। क्लियर है? एंड दोनों अनरजिस्टर तो फिर जीएसटी आएगा नहीं ना, उसका टर्नओवर 20 लाख के अंदर तो जीएसटी आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आरसीएम आने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो रजिस्टर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। आरसीएम आने के लिए रिसिपिएंट रजिस्टर होना जरूरी है। ये समझा आपको? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे जीएसटी नहीं आता है, प्रोवाइडेड वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए तो फिर जीएसटी आएगा। चलो, अभी कुछ अमेंडमेंट्स अपने को पढ़ना है इन चैप्टर कॉल्ड एज एग्जेम्पशंस। तो कुछ अमेंडमेंट्स बता दो। पहला जो अमेंडमेंट है वो रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर है, जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहला जो है वो एजुकेशन रिलेटेड है। सर्विस ऑफ एफिलिएशन,
प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड काउंसिल और एनी अदर सिमिलर बॉडी बाय व्हाट आर नेम कॉल्ड टू अ स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट, established owned by central government, state government, union territory, local authority, government entity, इस पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही एग्जाम्पशन है। तो पहला वर्ड है व्हाट इज एफिलिएशन फी, वो पहले समझते हैं। सी सपोज मैंने डिसाइड कि मेरे को कॉलेज स्टार्ट करना है तो मेरे को एफिलिएशन लेना पड़ेगा ना, कि मैं एचएससी बोर्ड का कॉलेज स्टार्ट करना चाहता हूँ, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उनको पैसे देने पड़ेंगे टू गेट द एफिलिएशन। ऐसे थोड़ी होगा मैंने बिल्डिंग बना दी बच्चे आके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेरे को डिग्री लेना पड़ेगा। डिग्री के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी से टाइप करना पड़ेगा ना, किसी न किसी बोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, तो उसका मेरे को देना पड़ता है एफिलिएशन फी। तो इस पे जीएसटी कब नहीं आएगा? अगर जो स्कूल स्टार्ट हो रहा है, स्कूल बोला है, वो अगर गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड का एफिलिएशन लिया तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन विपुल शाह ने एफिलिएशन लिया, मैंने प्राइवेट स्कूल स्टार्ट किया एंड आई पेड 10 लाख रुपीज टू गेट द एफिलिएशन, तो फिर उस पे जीएसटी आएगा, उस पे जीएसटी आएगा। तो ध्यान में रखना है एफिलिएशन फीस पे जीएसटी कब नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब? वो स्कूल किसका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो नहीं आएगा। प्रोवाइडर तो बोर्ड ही है, एचएससी बोर्ड, जो भी बोर्ड है, हाँ, लेकिन रिसिपेंट गवर्नमेंट स्कूल है तो नहीं आएगा। अगर मैंने खुद का स्कूल स्टार्ट किया, आपने आपका स्कूल स्टार्ट किया, तो जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट, National Council for Vocational Training, an awarding body recognized by National Council for Education Training, assessment agency recognized by National Council, a training body accredited with the awarding body that is recognized by National Council in relation to। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो अलग अलग बॉडीज है ना, ये कौन सा काम कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयबल स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे बॉडीज दिख रही है आपको ABCD में, ठीक है ना, या और एक है ट्रेनिंग बॉडी जो रिकॉग्नाइज की है ना, कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं? नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डिजाइन, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये जो बॉडीज है ना, आपने पूरा नोट चेक करने इसमें बॉडी ऐड हुआ है, तो अब बस एक बार पढ़ के रखना कि ये बॉडीज अगर सर्विस देती है, कौन से? रेटेड टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, ये नेशनल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, एम्प्लॉयबल स्किल, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। सर्विस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग पार्टनर अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना implemented by Ministry of Rural Development, Government of India, by offering skill vocational training courses offered by, मतलब जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, जो ये स्कीम रन करते हैं, उनको पैसा मिलता है, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ट्रेनिंग पार्टनर मतलब मेरे पास कंप्यूटर लैब है एग्जांपल, जहां पे मैं स्किल इंपोर्ट करता हूं, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर के कुछ काम के नहीं है, ये थोड़ा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, दूसरा तो कुछ काम का नहीं था। पहला वाला ध्यान में रखना है कि एफिलिएशन सर्विस अगर हम देते हैं, मतलब किसी यूनिवर्सिटी देती है, अगर स्कूल गवर्नमेंट का वगैरह है तो जीएसटी नहीं आएगा, प्राइवेट है तो जीएसटी आएगा। एग्जम्पशन रिलेटेड टू रेंटिंग सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस एक्सेप्ट वेयर, मतलब पहला पार्ट एग्जम्पशन का है कि मैं अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एज अ रेसिडेंट रेंट पे दे रहा हूं, मैंने अभी कहा था आपको आरसी में, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट वेदर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर पर्सन। यहाँ पे अपन देखा था, तो रजिस्टर पर्सन को रेंट पे देंगे एंड अगर वो कमर्शियल पर्पज है तो जीएसटी आएगा। देखो, द रजिस्टर पर्सन इज अ प्रोप्राइटर ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न एंड रेंट द रेसिडेंट ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर द यूज एज हिज रेसिडेंस। अभी देखो क्या है, पहले ध्यान रखना है, सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट फॉर द प्रोप्राइटरी कंसर्न। मतलब क्या है, पहले अमेंडमेंट यहाँ पे दोस्तों, है ना, ये भी अपन ने क्लास में कवर किया है। तो पहला पार्ट आप समझ लो, पहले क्या बोला है, ये है रेसिडेंशियल यूनिट, अपन ने लेट आउट किया है किसको, प्रोप्राइटर को। अगर वो रेसिडेंस पर्पस के यूज हो रहा है, नो जीएसटी, लेकिन वहां पे उसका ऑफिस चल रहा है तो
हाँ मतलब ये प्रोपराइटर है ना और ये रजिस्टर्ड पर्सन भी है, तो कंफ्यूजन हो गया भाई जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा है, अगर आप घर किराए पे देते हैं टू बी यूज एज अ रेसिडेंस तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, पर यहाँ पे प्रोपराइटर ने उसको यूज ऑफिस के लिए किया तो जीएसटी आएगा, घर के लिए करेंगे तो जीएसटी नहीं आएगा। ये था बिफोर अमेंडमेंट जो अपन सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी उन्होंने हॉस्टल वालों को एग्जाम्पशन दिया, क्योंकि कंफ्यूजन था कि हॉस्टल जो लोगों को बच्चों को रहने के लिए देते हैं हॉस्टल वगैरह, वो भी तो कमर्शियली उनका बिजनेस ही है, बट गवर्नमेंट मतलब इसमें डिस्प्यूट चल रहा था कि उस पर जीएसटी लगाए या ना लगाए। 1 जुलाई 23 या 22 को उन्होंने लगाया था 5%, है ना, बट बाद में उन्होंने उसको अमेंड कर दिया, हॉस्टल के ऊपर लगाया था उन्होंने 5%, छोड़ दो अभी अपने काम का नहीं है। तो हॉस्टल के बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन लाया जो अपन ने क्लास में पढ़ा है, एक बार देख लो, ये समझा आपको। हाँ अभी देखो हॉस्टल के लिए तो अमेंडमेंट यहां से है, nothing country in this center shall apply to accommodation of service for student in student residence, accommodation service supplied by hostel, camp, paying guest, etc etc etc। दो क्या लिखा है, supply of accommodation service having value of supply less than equal to 20,000 per person per month provided accommodation service supplied for minimum 90 days। मतलब अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो मिनिमम 90 डेज के लिए रह रहे हो, एंड अगर रेंट अब 20,000 से कम है पर मंथ, वो होता ही है ना, हॉस्टल का किराया कितना होगा 5, 10, 15,000, एक आध दूसरा 5 स्टार रहेगा जहाँ पे 20 के ऊपर है तो फिर उस पर जीएसटी आएगा। तो हॉस्टल के लिए जीएसटी गवर्नमेंट ने कहा ये बच्चे पढ़ने के लिए है, बोले हॉस्टल वाले का पर्पज कमर्शियल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा पढ़ रहा है ना तो उस पर जीएसटी क्यों लगाया, पर बेचारा पढ़ने के लिए आया है तो नो जीएसटी। तो कब जीएसटी नहीं आएगा, दो कंडीशन एक साथ, मिनिमम रेंटिंग कितने के लिए होना चाहिए, मिनिमम 90 दिन होना चाहिए और रेंट पर मंथ 20 के अंदर होना चाहिए तो जीएसटी नहीं आएगा, है ना, मतलब 90 दिन के अंदर है एंड 20 के ऊपर है तो जीएसटी आएगा। अच्छा सपोज रेंट 25,000 है तो पूरे 25 पे जीएसटी आएगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब अगर रेंट 25,000 है तो पूरे 25 पे जीएसटी आएगा, 5 पे नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है, पूरे 25 पे आएगा। तो एनालिसिस, accommodation service for student in student residence, accommodation service for the hostel camp like in the center if the value less than equal to, ये मैंने बता दिया है, तो नो जीएसटी, ठीक है। सो 3 मंथ्स मिनिमम स्टे, पर मंथ का रेंट 20 के अंदर तो नो जीएसटी, है ना, दोनों कंडीशंस है। चलो नाउ कुछ गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड है अमेंडमेंट, मतलब ये कंफ्यूजन था, ये चीजें पहले होती थी बट अभी क्लैरिटी आई है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट। अच्छा अभी अपन जब रेलवे से सफर करते हैं तो अपन ने पढ़ा है कि एसी अगर है तो जीएसटी आता है, नॉन एसी पे जीएसटी नहीं आता, ये अपन ने रेलवे में पढ़ा था। बट अभी ये चीजें जो है कि जैसे अगर आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है तो प्लेटफॉर्म का टिकट लेना पड़ता है, तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो उस पर भी क्लैरिफिकेशन है कि उस पर जीएसटी नहीं आएगा। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम होता है, अगर आपका ट्रेन आने के लिए 2-3 घंटे तो आप बैठेंगे कहाँ पे, तो एसी वेटिंग रूम होता है, उसके चार्जेस अगर लेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। क्लॉक रूम सर्विस वैसे 5-6 घंटे 10 घंटे ट्रेन आने के लिए हम चलो घूम के आते, तब तक सामान कहाँ पे रखेंगे, क्लॉक रूम में रख दो, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस फॉर ओल्ड एज पीपल होती है, तो इन चारों अगर सर्विस है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ बाकी रेलवे से अगर आप सफर करेंगे तो उस एसी पार्ट पे जीएसटी आएगा, नॉन एसी भी नहीं आएगा, बट ये तो इस पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो रेलवे की अगर ये 4 सर्विस है तो जीएसटी नहीं आएगा। सेकंड रेलवे से रिलेटेड है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन जोन डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू अनदर जोन, मतलब वेस्ट जोन साउथ जोन, उन्होंने एक दूसरे को रेलवे की सर्विस दी है, कोई भी सर्विस दी है, एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन जोन टू अनदर जोन, नो जीएसटी, सिंपल है। तीसरा सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी क्या है शायद आपको पता रहेगा, है ना, टू मिनिस्टर ऑफ रेलवे, अभी है क्या मैं आपको पहले बताता हूँ। व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, सी मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने क्या किया है, एक अलग एंटिटी बना दिया, एक अलग बॉडी बना दिया जिसको बोलते हैं एसपीवी, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब इतने बड़े ट्रैक्स वगैरह वो सब बनाते हैं, उनको काम दिया है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, वो ट्रैक मेंटेन करना, टू मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे उनको पैसा देगी कि हमको वंदे भारत ट्रेन के लिए ट्रैक बनाओ, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन बन रही है, ठीक है, वो तो जापान का है टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये एक बॉडी बनाई गई है जो गवर्नमेंट को ये ट्रैक बना के देती है, बाय वे ऑफ अलाउइंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ओन बाय देम ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड अगेंस्ट द कंसेशन, हाँ,
तो यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ओन बाय देम, मतलब ये क्या करेंगे, रेलवे ट्रैक बनाएंगे जो रेलवे को यूज करने को देंगे एंड उससे रेलवे से रेंट लेंगे, तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ये हो गया पहला पार्ट। एंड के बाद एक अलग प्रोविजन स्टार्ट होगी। ये पहला पार्ट हो गया। तो ये जो स्पेशल पर्पस यूनिट है, इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रेलवे ट्रैक बना दिए जो रेलवे को यूज करने को दे रहे, रेलवे उसका रेंट दे रहा है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। अभी बताओ, ट्रैक उन्होंने बनाया है, मेंटेन कौन करेगा, रेलवे करेगा, तो रेलवे उनसे पैसे ले रहा है उस ट्रैक को मेंटेन करने के लिए, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ये अगला पार्ट है। एंड सर्विस ऑफ मेंटेनेंस सप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उल्टा है। एंड तो पहले क्या था, ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सर्विस दे रहा था, ट्रैक बना के दिए, उसका रेंट ले रहा है, नो जीएसटी। अभी वो ट्रैक को मेंटेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो खाली ट्रैक बना रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उससे पैसा लेके वो मेंटेन करने का, तो उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड। तो ये जब तक चलना है तब तक कंसेशन पीरियड गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कब तक चलेगा, एक दिन टैक्सन हो जाएगा। तो यहां पे समझा आपको दोनों तरफ है, ये कुछ काम का नहीं है। इसमें देखो मैं बताता हूं, सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी अपन ने पढ़ा है, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरस्टेट टू म्युनिसिपैलिटी। हाँ, मतलब आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ काम लिखे गए हैं, उससे रिलेटेड अगर मैं गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूं तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है ना। गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या, ये यहाँ पे दिया है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसमें अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट कहां पे हुआ है, रेरा में हुआ है। रेरा क्या सब होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड होते थे, तो रेरा एक बॉडी गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो जो भी मैल प्रैक्टिस होता है उसको रेरा कंट्रोल करता है। दे प्रेशराइज बिल्डर टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, ताकि कस्टमर इतने उसकी खून पसीने की कमाई से घर खरीद रहा है और उसके साथ चीटिंग ना हो, तो रेरा वाले कुछ उनसे पैसा लेते हैं बिल्डर से, करेक्ट ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी में आता है, इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। रेरा परफॉर्म फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन कंस्ट्रक्शन ओन बाय देम व्हिच फॉल अंडर आर्टिकल 233। देयरफॉर तो रेरा जो पैसे कलेक्ट करता है बिल्डर से टू गिव द रेरा, रेरा का मतलब ये रेरा नंबर दिया जाता है, उनको एक लाइसेंस मिलता है कि ये आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, रेरा सब आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेता है। तो एक बार दोस्तों रेरा नंबर आ गया ना, तो डॉक्यूमेंट सब क्लियर ही होता है, आपको डरने की बात नहीं है। हाँ, बाद में बिल्डर ने कुछ झोल के अलग बात है, बट एज फार एज डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न, रेरा हर एक डॉक्यूमेंट चेक करती है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, उसके बाद वो अप्रूवल देती है। तो इसके लिए रेरा पैसा लेगी बिल्डर से, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी आर्टिकल 243 में आता है जो यहाँ पे है। बस उतना एक अमेंडमेंट है। नेक्स्ट ये है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं आता है। बस अपन ने भी पढ़ा था कि अगर आप फार्मर हो तो आपका जो ट्यूबवेल है वहां तक हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देंगे, वहां तक लाइट पहुंचाएंगे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा होगा उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। अभी उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ है। सप्लाई सर्विस बाय प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर एक्सेट्रा, रिलीजिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर लाइन्स, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स which are incidental to the supply of transmission and distribution of electricity provided by, तो उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अरे मेन चीज पे तो जीएसटी है नहीं, कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है, हम आपको जो आपके ट्यूबवेल तक आपका जो वेल है जहाँ पे आपको लाइट कनेक्शन चाहिए पानी के लिए, वहां तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, फाउंडेशन बना के दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर कनेक्शन दे रहे हैं, उस पर अगर जीएसटी नहीं लेंगे तो ये जो हम आपके छोटे मोटे सर्विसेज दे रहे हैं, कौन से, हम हमको मीटर इक्विपमेंट दे रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए, है ना, या फिर हमको वायर बदल के दे रहे हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके दे रहे हैं, डुप्लीकेट बिल दे रहे हैं, तो इस पर भी हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि मेन सर्विस ही एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये अमेंडमेंट हुआ है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका डिस्कशन अपन ने पीजीपीपी में भी किया है, सेक्शन 35। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगेंस्ट द कंसेशनर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट सप्लाइड बाय, हाँ मतलब अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है ना, आपको ग्रांट मिला है, किससे मिला है, गवर्नमेंट एंटिटी से मिला है। रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो सेक्शन 35 में डिफाइन हुआ है, मतलब ये पीजीपीपी में, पीजीपीपी में अपन ने पढ़ा था सेक्शन 35, वहां पे डिफाइन हुआ है, करेक्ट ना, तो उनको जो ग्रांट मिलेगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो रिसर्च डेवलपमेंट किससे मिला है, आपने आरएनडी किया है, आपको ग्रांट दो लोगों से मिला, पहला गवर्नमेंट एंटिटी, दूसरा रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एनी अदर इंस्टीट्यूशन
जो इनकम टैक्स में पीजीपीपी में डिफाइन अंडर सेक्शन 35 उनसे आपको जो ग्रांट मिलेगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा, बस वो नोटिफाइड होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नोटिफाइड होना चाहिए, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए ना कुछ सर्कुलर्स आए हैं, ऐसा कुछ काम के नहीं, मैं एक दो बता देता हूं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल ऑफ फ्लैट। आप अभी कभी बिल्डर के पास गए ना, तो अगर आपको फ्लैट हाई राइज चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, प्रेफरेंशियल बोलते हैं उसको। ये नॉर्मल फ्लैट के लिए 2 करोड़ है, बट अगर आपको टॉप फ्लोर में फ्लैट चाहिए तो 25 लाख हम आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। क्या लेंगे? एक्स्ट्रा, जहां पे आपको चॉइस दिया जाता है लोकेशन का, करेक्ट ना। तो अभी क्वेश्चन था कि उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको बेसिक पता होनी चाहिए। क्या पढ़ने पड़ा था? अगर आप फ्लैट बिफोर कंस्ट्रक्शन बुक करते हैं, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले बुक करते तो जीएसटी आता है, कंप्लीशन लेटर के बाद करते तो जीएसटी नहीं आएगा। सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो आपने जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस दिए है फ्लैट के लिए, मूल प्रॉपर्टी के लिए, मेरे को इसी जगह पे चाहिए, तो उस पर जीएसटी कब आएगा बताओ? अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले आपने बुक किया है सब, तो जीएसटी आएगा। कंप्लीशन के बाद है तो जीएसटी नहीं आएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं इसमें। ये कुछ मत पढ़ना, ये मैंने आपको बता दिया सब, ये मत पढ़ना। चलिए, अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। रजिस्ट्रेशन में ये है सेक्शन 29। बोलो क्या है सेक्शन 29? कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें 2 सेक्शन है। 29(1) आप खुद अप्लाई करते हैं, एंड 29(2) क्या है? कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है ना। तो देखो, सर्कमस्टेंसेस वेयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल आइदर सु मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर और एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, है ना। तो ये मैंने केसेस दिए जहां पे आपने खुद अप्लाई किया है। कौन से केसेस थे? आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है, आपने प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है, या फिर वो नॉट लायबल फॉर रजिस्टर है, या वो बिजनेस बंद करना चाहता है, तो ये तो आपने खुद अप्लाई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पहला पार्ट कौन सा था? ए पार्ट, जहां पे आपने खुद कैंसिल किया। बी पार्ट क्या है? जहां पे प्रॉपर ऑफिसर ने नंबर कैंसिल किया है। जो रूल 21 में अपन ने अलग अलग कॉन्ट्रवेशंस पढ़े थे कि इन कॉन्ट्रवेशन में आपका नंबर क्या किया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। तो इसमें बस ये छोटा सा अमेंडमेंट है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो बाकी सब सेम है, बट मैंने पूरा क्यों दिया आपको? एक समझाने के लिए, ताकि डायरेक्ट अमेंड होगा समझेंगे नहीं। तो ये रूल 21 में जाके देखना है, जहां पे मैंने अलग अलग रीजन आपको बताया, जहां पे ऑफिसर आपके नंबर कैंसिल करेगा। पहला क्या था? 1-2 पढ़ लेता हूं। आपने रजिस्ट्रेशन में जो प्लेस ऑफ बिजनेस बताया वहां पे बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है। आपने इनवॉइस या बिल इशू किया विदाउट सप्लाई, है ना। आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। चौथा, आपने गलत तरह से आईटीसी अवेल किया है, करेक्ट ना। तो ये अलग अलग केसेस जहां पे आपको नंबर कैंसिल होता है। अभी और एक केस बताया, कौन सा? अभी देखो, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले रिटर्न में पढ़ा था, क्या था? आपका नंबर हमने कैंसिल किया था, आपने नंबर को रिवोक किया है, तो अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बीच में आपको आईटीसी मिलेगा, बट क्या करना है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर मिलने के बाद 30 डेज में आपको रिटर्न भरना है। अगर वो रिटर्न आपने 30 डेज में नहीं भरा तो हम वापस आपका नंबर कैंसिल कर देंगे। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, मतलब हमने आपका एक तो नंबर कैंसिल कर दिया, उसके बाद क्या बोला था? आने वाले 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दो। कौन से पीरियड का? जिस दिन नंबर हमने कैंसिल किया एंड जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब वापस लिया है, उस पीरियड का रिटर्न 30 डेज में फाइल करना है। अगर वो नहीं किया तो हम आपको वापस नंबर कैंसिल कर देंगे। फेल टू फर्निश ऑल द रिटर्न रेट इनटू पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। तो जिस दिन आपने अप्लाई किया था एंड जिस दिन हमने आपको नंबर दे दिया कि ऑर्डर दे दिया कि कैंसिल हो गया, उस पीरियड का रिटर्न 30 डेज में फाइल करना है, तब आईटीसी मिलेगा। अगर 30 डेज में फाइल नहीं किया तो आईटीसी तो गए हो, या फिर रजिस्ट्रेशन भी गए हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन वापस हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है जो अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, बाकी सेम ही है। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 50 में क्या अमेंडमेंट हुआ है? अच्छा, पहले पेमेंट ऑफ टैक्स में अपने को क्या पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक रिवाइज करते हैं। ध्यान दो सब लोग, सेक्शन 50। अच्छा, पहले मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला लिख के बताता हूं। अपन क्या करते हैं? नॉर्मली आउटपुट जीएसटी लेस इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू पेएबल।
तो ये मेरा 120 है, ये 65 है, 55। ये हम कहां पे भर देंगे सर? ओके, ठीक है। तो यहां पे मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, बताइए मैंने यहाँ पे जीएसटी कितना पे किया है? सबको कमेंट में टाइप करके देना है, क्योंकि ताकि आपको पहले पता चलेगा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। मैंने क्लास में बताया था, इसका अपने न्यूमेरिकल भी क्लास में किया, बट स्टिल आई डोंट ना भूल गए या नहीं गए, या काफी लोग लेक्चर बाद में देख रहे, तो बताओ फटाफट कमेंट करो कि यहाँ पे टोटल जीएसटी आपने कितना पे किया है। ठीक है, तो करो फटाफट कमेंट, कितना जीएसटी आपने पे किया है यहाँ पे। काफी लोगों का आंसर होगा 55। नो, मैंने कहा था इन दोनों को जीएसटी पे माना जाता है, इसको बोलते पेड। तो पेड का मतलब क्या है? आईटीसी यूज करना एंड कैश बिन दोनों को पेड मानते हैं। ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैं जो 65 यूज कर रहा हूं वो भी पेड ही है ना, कम हो गया मेरा लायबिलिटी। तो पेड का मतलब पहले बताओ क्या है, क्योंकि फिर अमेंडमेंट समझेंगे। पेड का मतलब है मेरा जो इनपुट जीएसटी जब मैं यूज करता हूं उसको भी पेड मानते हैं। ये इधर जीरो भी हो गया ना तो भी, अगर ये 120 है ये जीरो हो गया तो भी पेड 120 होगा, मतलब पेबल कैश में जीरो होगा, बट 120 मेरा आईटीसी कम हो गया ना तो पेड माना जाएगा, क्योंकि ये पैसा मेरा गवर्नमेंट के पास जमा है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा था? जीएसटीआर 3B का जो लास्ट डेट है वो है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एक एग्जांपल लेते हैं, मार्च 25 का लास्ट डेट क्या होगा? 20 अप्रैल 25, बराबर है, ये होगा लास्ट डेट। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैंने एक्चुअल रिटर्न यहां पे फाइल किया 29 मार्च अप्रैल को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 देना पड़ेगा एट 18% फॉर ओनली 9 डेज। इनकम टैक्स में पूरे महीने का होता है, जीएसटी में पूरे महीने का नहीं, 9 डेज का होता है। सो 21, 22, 23, 24 9 डेज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 20 तारीख को कंसिडर नहीं करना, वो लास्ट डेट है। ये अपन ने पढ़ा है, यस। चलो ये भी पार्ट क्लियर हो गया। तो ये पहला पार्ट मैंने बता दिया, ये दूसरा पार्ट बता दिया। तो यहां तक क्लियर है क्या? ये सब क्लास में कवर है, बस मैं एक रिवीजन ले रहा हूं ताकि मैं अमेंडमेंट आपको सही तरह से समझा पाऊं। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट बताता हूं मैं आपको। सपोज ऐसा केस है, मेरा आउटपुट जीएसटी 120 है, इनपुट जीएसटी 120 है, पेबल 0 है, जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट है 20 अप्रैल, एक्चुअल है 29 अप्रैल। तो यहां पे इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि पेबल कुछ है नहीं ना, पेबल 0 है। क्योंकि मेरा 120 तो उनके पास ही पड़ा हुआ है ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट खाली कैश पे आता है। तो मेरा रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ है, एग्रीड, लेकिन जो कैश कंपोनेंट है उस पर इंटरेस्ट आता है। आईटीसी के कंपोनेंट पे इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, मेरा पैसा तो गवर्नमेंट के पास है, उसमें काय का इंटरेस्ट। तो ये क्लियर है कि आपको ये तीसरा केस हो गया, क्योंकि अमेंडमेंट समझने के लिए समझना जरूरी है। अमेंडमेंट समझने के लिए समझना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा? तो रिटर्न फाइल लेट हुआ है, तो लर्निंग पॉइंट क्या है? 3B में जो कैश पेबल अमाउंट आएगा ना, जो अपन कैश लेजर से पे करते हैं, उस पे ही जीएसटी आएगा, उस पे ही इंटरेस्ट आएगा। जो आईटीसी एडजस्ट हो उस पे नहीं आएगा। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर अमेंडमेंट। अभी देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है। मेरा आउटपुट जीएसटी है 120, इनपुट जीएसटी है 65,
पेबल था 55, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस था 40 रुपीज, ठीक है। अभी मैंने डिले हुआ है, एज्यूम करो 12 दिन का डिले हुआ है। कितने का डिले हुआ है? 12 डेज। तो पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा, यहां पे अमेंडमेंट हुआ है। आप बोलेंगे सर आपने ऊपर कहा था 55 पे आएगा, करेक्ट है, ऊपर 55 पे आएगा, बट अमेंडमेंट क्या हुआ है? सही है आपका कहना। ये 40 रुपए मेरा किसके पास पड़ा है? वो तो गवर्नमेंट के पास ही पड़ा है ना, बस मैंने यूज नहीं किया पे करने के लिए, लेकिन मेरा पैसा तो आपके पास ही है ना। मैंने मेरे अकाउंट से पैसा कटो के आपके अकाउंट में आ चुका है ऑलरेडी, बस मैंने उसको यूज नहीं किया, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट बैलेंस 15 रुपए पे आएगा। ये रहा अमेंडमेंट। मतलब अभी इंटरेस्ट किस पे आएगा, किस पे नहीं आएगा? पहले जो मेरा कैश क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी उस पे नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरा जो बैलेंस पड़ा है उस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि बस मैंने उसको यूज नहीं किया। पर वो तो आपके पास ही है ना, मैंने रिफंड थोड़ी क्लेम किया, वो तो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, मेरा पैसा आपके अकाउंट में है ना, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। 15 रुपए पे इंटरेस्ट आएगा। बोले मैं पे करूंगा 55, तो पे कितना होगा टोटल? जीएसटी पे होगा 55 प्लस इंटरेस्ट ऑन 15 ही आएगा। ये अमेंडमेंट है। बस इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में बता दी कि एग्जैक्टली अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो वापस बताता हूं, मेरा पेबल 55 रुपए था, ऊपर के क्वेश्चन में अपन ने 55 पे इंटरेस्ट निकाला क्योंकि 12 दिन का डिले हुआ है, ठीक है सर। पर यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुआ है, 40 रुपए जो है वो मेरा तो आपके पास ही है ना, तो जो पैसा भी कैश लेजर पे उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो एक्चुअल आप कैश में पे करोगे ना, तो 15 रुपए आपके बैंक से 20 तारीख को कट होगा 3B के साथ, तो उस पे इंटरेस्ट आएगा। तो व्हाट इज द अमेंडमेंट नाउ कि वाटर बैलेंस इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। भले मैंने रिटर्न लेट फाइल किया, जो मेरा शॉर्टफॉल है ना कि कैश लेजर का पैसा कम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कैश लेजर में 40 रुपए आए, तो मेरे को और कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? 15 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उस 15 पे इंटरेस्ट आएगा, इस 40 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो गाइस मैंने ये अमेंडमेंट आपको बहुत डिटेल में 4 पार्ट में बता दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। तो ये पहले 1 2 3 बताया आपको लॉजिक समझाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि एग्जैक्टली अमेंडमेंट क्या हुआ है। सबको समझा अमेंडमेंट क्या हुआ है? वेरी सिंपल। तो जो तो इन सिंपल वर्ड अगर मेरे को लिखना है, तो नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, पहला बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बस जो बैसिक को पैसा तो आपके पास है, बस ये अमेंडमेंट है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे तो इंटरेस्ट आता है, वो तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो अमेंडमेंट नहीं, वो तो अपन ने बस मैंने न्यूमेरिकल आपको याद करने के लिए। तो ये अमेंडमेंट है कि कैश लेजर में जो मेरा बैलेंस है ना, ऑलरेडी आपके पास है ना, 3B फाइल करते समय ऑलरेडी आपके पास पैसा पड़ा है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। जो मैं नया पैसा ऐड करूंगा ना उस पर आएगा। यहाँ पे खाली 15 रुपए पे जीएसटी आएगा। बस ये रहा मस्त की अमेंडमेंट। बाकी आपको नोट्स पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, उसको बाद में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। कोई डाउट्स है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो ये मैंने अमेंडमेंट आपको बता दिया है। देखो ये अमेंडमेंट है ना, ये तो मैंने ड्यू डेट बता दिया, ये तो जस्ट एग्जांपल था। The interest on tax payable in respect of supplement during the tax period and declare in the return for the said period furnished after the due date as per 39 बराबर है। मतलब मैंने 20 तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया है, shall be payable only on that portion which is paid by debiting the cash ledger, that is only on the net cash liability after adjusting ITC। ये अपन ने अभी तक किया था। Further, where any amount has been created in electronic cash ledger before the due date of filing return, but debited from the said ledger for the payment of tax while filing the said return after the due date, the said amount shall not be taken into consideration for calculation of interest। ये रहा amendment। ये तो पुराना पार्ट था। पुराना अपन क्या करते थे, ये था। पहले अपन क्या करते थे, पूरे 55 पे इंटरेस्ट देते थे,
है ना, पूरे 55 रुपए पे इंटरेस्ट आता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आपका 55 में से 40 तो, बट ये 40 कब जमा होना चाहिए, बिफोर 3B। हाँ मतलब 20 तारीख से पहले जमा है तो होगा, मतलब आपने लास्ट टाइम एक्स्ट्रा पे कर रखा था तो उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। 3B भरने के लिए जो पे भरेंगे उस पर तो आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी कैश लेजर में जमा है कब, बिफोर ड्यू डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट आफ्टर। बस यही अमेंडमेंट है। अमाउंट क्रेडिटेड टू कैश लेजर बिफोर, सच अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो बिफोर वाला अमाउंट क्या करना है, कंसिडरेशन में नहीं लेना है। ठीक है, बस इतना ही है। तो जो पहले है उस पर नहीं आएगा, जो बाद में पे करेंगे उस पर आएगा। रिटर्न में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, मैंने पूरा रिटर्न का टेबल दे दिया है। जीएसटीआर 1 आपको आना है, जीएसटीआर 4 में। जीएसटीआर 4 का अपन ड्यू डेट क्या करते थे पहले बताओ। अच्छा जीएसटीआर 4 पहले किसके लिए लिखो, कंपोजिशन के लिए। तो कंपोजिशन के लिए पेमेंट क्वार्टरली था, रिटर्न एनुअल था। अगले साल के 30 अप्रैल को रिटर्न फाइल होता था। कब होता था, अगले साल के 30 अप्रैल को, बराबर है। अभी ये डेट कब कर दिया है, 30 अप्रैल का 30 जून कर दिया, तो 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, मई एंड जून, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अभी उनको रिटर्न का फाइल करना है साल खत्म होने का आने वाले 3 मंथ्स में। पहले जो 30 अप्रैल था उसको 3 मंथ गवर्नमेंट ने कर दिया, बस इतना अमेंडमेंट हुआ है। बाकी पेमेंट क्वार्टरली, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस रिटर्न अप्रैल की जगह जून में करना है, बस बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। ये जीएसटीआर 1 का मैंने आपको बता दिया, कुछ मत पढ़ना। एक और एक चेंज हुआ है, ये अपन जीएसटीआर 1 में याद है अपन इनवॉइस अपलोड करते थे, उसमें अपन कंसोलिडेटेड इनवॉइस करते थे 2.5 लाख का, वो लिमिट अभी 1 लाख हो गया है। तो जहां जहां पे अपन ने 2.5 लाख के लिमिट्स पढ़े थे वो भी कितने हो गए, 1 लाख के हो गए। ये अपन ने टैक्स इनवॉइस में पढ़ा था कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अपन कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे सकते हैं, क्योंकि उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो अपन 1 लाख तक दे सकते हैं, 2.5 लाख तक दे सकते थे। वो 2.5 लाख का लिमिट कितना कर दिया है, 1 लाख कर दिया, बस उतना ही छोटा सा चेंज हुआ है। बाकी ये सब तो 1A क्या मैंने आपको बता दिया, ये आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, इसको मत पढ़ना, ये अपन ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो दैट्स इट गाइस, दीज आर द फ्यू अमेंडमेंट्स, अच्छे से देख लो, सभी अमेंडमेंट मैंने कवर कर लिए, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस उसको जरूर कमेंट करना। थैंक यू एंड बाय बाय।